बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल ने एपीसी का इनेकाद किया था, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ और दीगर जो अहम सियासी रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। दोनों पार्टीज़ की जानिब से जो लीडरान हैं उनकी जानिब से तकरीर की गई, लेकिन तकरीर में जो ज़्यादा चीज़ नुमाया रही वो कल लग रहा था कि जो कानून साजी हुई है कौमी असम्बली में, उसका गुस्सा निकाला गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो है कल स्पीकर का रवैया आमराना था, और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तरमीम 19वीं तरमीम जो है वो धमकी के साथ ज़बरदस्ती पास कराई गई। आज जो दोनों पार्टीज़ के लीडरान के बयानात आए हैं वो कल असम्बली में जो कानून साजी हुई, जो असम्बली में जो कुछ होता रहा, इसके हवाले से आए हैं। इस एपीसी को डिस्कस करेंगे। फिर फ़िरका वारियत का इशू है, जो मुल्क में फ़िरका वारियत के इशू को हवा दी जा रही है, मसले को, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एपीसी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काजी अमीन अकबर साहब, ताल्लुक़ है पीटीआई से, तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। साथ हमारे मौजूद होंगे अजीम चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आपकी जानिब पहले जाऊँगा। आज बाकायदा तौर पे कल आप लोगों ने 8 बिल तो पास करा लिए, लेकिन ओपोजिशन का रद्द अमल कल भी यही था, वॉकआउट कर गई थी, और आज भी इसी रद्द अमल का इजहार किया गया कि ये ज़बरदस्ती पास कराई गई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इस पर नजर षानी करनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि नजर षानी इस पर की जाएगी आप लोगों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहब, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया। देखें, पहले तो ऑपोजिशन को अपनी सफ़ों में देखना पड़ेगा कि ये तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हम जॉइंट हाउस में ये बिल किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे। लेकिन आपने देखा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के बिल्स थे। इसमें जो ज़्यादा इसकी लाइमलाइट थी वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था। इसमें फैक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए दुनिया में सर्वाइवल के हवाले से, फाइनेंशियल सर्वाइवल के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट था। और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और आपने देखा कि हमने अक्सरियत के साथ इस बिल को, इन तमाम बिलों को मंजूर किया। तो अब ये वो ऑपोजिशन जो कि हमेशा हर इंसिडेंट से पहले कहते हैं कि जी हम एपीसी बुलाएंगे, हम सब इकट्ठे हैं, रेबर कमेटी बन चुकी हुई है, और जब वक्त आता है असेंबली में तो उसको मुंह उठानी पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह नून लीग के अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है, मरियम नवाज शहबाज शरीफ को नहीं मानती, शहबाज शरीफ मरियम को नहीं मानते, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी इस टाइम अनफोकस डिसअरे का शिकार हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बड़े भरपूर अंदाज में जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं उनको परसू कर रही हैं। और जब जब कमर साहब, मैं रिपीट कर दूं कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की तो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आए, जिस तरीके से लोगों को आने की दावत दी, जिस सीरियसनेस के साथ इन बिल को पास किया गया, इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के हवाले से बहुत सीरियस है। अजीम चौधरी साहब, कल ओपोजिशन मेंबर्स जो हैं, बज़ाहिर उनकी अगर नंबर काउंट को देखा जाए तो तादाद ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 10 वोट्स का फ़र्क रहा। तो हमने सेनेट इलेक्शन में भी देखा कि इसी तरह हुआ, तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी नई कोई कारआमद रही पोजीशन ओपोजिशन के लिए। तो आप क्या देखते हैं कि ये 19वीं तरमीम को पहले आप किस तरह से देखते हैं, और फिर जो ये नंबर गेम के बावजूद ओपोजिशन की इस हार को, जिसके गम और गुस्से का आज इजहार किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल बेकार ऐसी कौम का वक्त ज़ाया करने की बात है जी। ना ये कुछ कर सके हैं, न ये कुछ कर सकेंगे। हर दो फ्री कैन के दरमियान मामला तय हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो कल परवेज खटक साहब उठ के बिलावल भुट्टो के पास भी गए थे उसी पार्लियामेंट के इजलास में। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये जो फेटअप के लिए नाम पर कानून पास किया गया है, वक्त साबित करेगा कि ये लोगों के गले में फंदा बनेगा, और उसमें किसी शख्स का कोई लिहाज नहीं होगा, वो दाएं का होगा या बाएं का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसको फिर अमेंड किया जाएगा। और ये बहुत सख्त कानून बनाया गया है। इस कानून के नतीजे में मुमकिन है, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, मुमकिन है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की जा सके, लेकिन ये रोकी नहीं जा सकेगी। दुनिया में बहुत लोग, बहुत कारीगर हैं
जो ये काम करते हैं वो ये काम कर लेंगे। मैं 19वीं तरमीम के बारे में आपसे ये गुजारिश कर लूं कि 18वीं तरमीम में जो जजों की तैनाती का मामला रखा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इन्होंने 19वीं तरमीम की, और पार्लियामेंट उस वक्त भी अपने आप को सुपीरियर कह रही थी। मेरे ख्याल में तो 18वीं तरमीम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर चुकी हुई है, और अल्टीमेटली इसको भी रिव्यू किया जाएगा। आज किया जाए, कल किया जाए, 5 साल में किया जाए, ये रिव्यू होगी। ये तो 100 से ज्यादा तरामीम है और 100 से ज्यादा रुकावटें हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में। इसको अमेंड करना ही पड़ेगा। और पर्टिकुलरली अगर आप कमजोर मरकज रखना चाहते हैं फिर तो ठीक है, और अगर आप वफाक को मजबूत करना चाहते हैं और सूबों को भी खुद मुख्तारी देना चाहते हैं, उस हद तक के वफाक मजबूत रहे, तो फिर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा कि एक मजबूत निज़ाम के तहत ये चीज़ें जो है इनको अमेंड किया जाए। जी काजी अमीन साहब, सबसे जो वैलिड पॉइंट है जो सिविल सोसाइटी की जानिब से भी आ रहा है, जो ओपोजिशन की जानिब से भी आ रहा है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है। और आज जब के बात हुई मेरी पार्लियामेंट में, तो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के सैनेटर्स ये कह रहे थे कि अगर हम अपनी बात ना भी करें तो आम बंदे पर अगर किसी बंदे की कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और वो फिर कहाँ भुगतता रहेगा ये तमाम मुकदमात को। तो इस हवाले से जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा है। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको किस तरह एड्रेस करती है? नहीं, देखें जदी साहब, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो फैटफ के कानून है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। इसकी जरूरत इसलिए महसूस आई कि हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। चाहे वो फेक अकाउंट्स खोल के किया गया, चाहे वो लोगों की ये कहते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के तहत डॉलर्स बाहर भिजवाए गए, चाहे वो लॉन्चों के जरिए भिजवाए गए, चाहे वो मनी एक्सचेंज के जरिए, मनी चेंजेस के जरिए भिजवाए गए, इन सब चीजों को प्लग करना बड़ा जरूरी था। हमारी हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि जो भी पैसा पाकिस्तान के अंदर आए वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आए, और जो पाकिस्तान से बाहर जाए वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू जाए, ताकि डॉलर की जो असली कीमत है वो मार्केट में उसका तयन हो सके। अब इन हालात में चाहे कोई पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या एक आम पाकिस्तानी हो, जो भी इस गुनाह का मुर्तकिब होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और मैं चौधरी साहब काबिल एहतराम है, मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता जो वो ये कह रहे थे कि इससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कम नहीं होगी। ये देखें, कानून आज जब रेप केसेस की बात होती है तो सबसे पहले बात क्या उठती है कि आपकी सीपीआरसी में सबसे कमजोर बात यह है कि आप तो कन्विक्ट ही नहीं कर पा रहे रेपिस्ट को। आपकी 5% कन्विक्शन रेट है। वजह क्या है कि कानून कमजोर है। अब जब नैब की बात होती है तो आप कहते हैं कि नैब की इंक्वायरीज खुलती है लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाती। वजह क्या है कि कानून कमजोर है। आज जब हम बात करते हैं आमला की, तो उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम लोग इस व्हाइट कॉलर क्राइम जो कि दुनिया में मुमकिन है उसको फाइट करना, उसको फाइट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ फेटफ इस कौम को प्रोवाइड की है। और ये वक्त साबित करेगा कि इसको वर्ष करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी गलत काम करने से किसी को सख्त सख्त सजा मिलती है तो हम इसमें यकीन रखते हैं कि वो मिलनी चाहिए, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदा हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो आम पाकिस्तान हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अजीम चौधरी साहब, आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा पहले पार्लियामान को आज़ाद करवाएंगे और फिर इस मुल्क को आज़ाद करवाएंगे, और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर शिकवा भी किया गया कि स्पीकर ने जो है टाइम नहीं दिया और स्पीकर से अमेंडमेंट्स के हवाले से हम कहते रहे लेकिन अमेंडमेंट्स पर सुना नहीं गया। तो स्पीकर के रवैये की अगर बात करें तो खसूसन आपको भी लगा कि कल बहुत जल्दी में बड़ी हरिडली ये तमाम चीज़ें पास की गई? मैं पहले एक फिक्रा कह लूं कि मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी या नहीं रुकेगी। मैंने ये कहा मनी लॉन्ड्रिंग में जो चोर रास्ते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, और जो लोग ये काम करते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, वो ये काम करते रहेंगे। ये 100% नहीं रुक सकते। अब दूसरी चीज ये कि स्पीकर के साथ मामला तो इन्होंने तय कर लिए हुए थे, और अब नहीं किए थे, पहले भी किए थे।
और उसके नतीजे में वो जो 2 दफा 60-60 दिन का मामला था और तफ्तीशी अफसर अपनी मर्जी से वो कर सकता था, उसको अदालत के साथ पाबंद कर दिया गया। ये कोई आसमानी सहीफा नहीं उतरा था, ये इनकी निगोशिएशन जो बिहाइंड द कर्टन होती हैं वो हमेशा होती हैं, वो आज भी हो रही होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जरिए पैगाम आता जाता रहता है। वो लोग जो हुकूमतों में रहे हों उनको पता होता है कि पैगाम ले जाने का क्या तरीका और पैगाम वसूल करने का क्या तरीका है और किस तरह पैगामात के नतीजे में चीज़ों को सेटल किया जाता है। और स्पीकर का चैम्बर उसके लिए एक बेहतरीन जगह होती है। वो ना हो तो कोई मुश्तरका दोस्त हो सकता है कि जिसके पास बैठ के मामला को तय किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी एक फरीक के दरमियान ये मामला आ जाए कि वो उस बात को बाहर कर दे और पब्लिक हो जाए, तो फिर उसके बाद एतमाद की कमी हो जाती है, फिर चीख पुकार ज्यादा होती है, काम कम होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये दुरुस्त है कि ठीक तमाम वो लोग जो ठीक। कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट हैं अपोजिशन के लिए, उन पर मुकदमात मौजूद हैं और उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उन्हें करना हम्म। चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो उनके अगले इंतखाबात में उनके जीतने के इम्कानात सिफर से भी कम हो ऐसा जाएंगे। ही है, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। इस वक्त हुकूमत में है, और वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में है, अगर आप इजाजत दें तो मैं फिक्रा पूरा कर लूं, नहीं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं नहीं सर, आप कंप्लीट करें प्लीज़। और वो लोग जो हुकूमत में हैं, अगर इन्होंने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस चीज को कहा जाता है उसकी सूरत हाल पर गौर ना किया और उसका रास्ता ना रोका और उस इम्प्रेशन को ठीक ना किया, तो इनके लिए भी अगले इंतखाबात में कोई आसानी नहीं होगी। जो पब्लिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पब्लिक के लिए, वो ये हुकूमत अब तक नहीं कर सकी। उसकी कोई वजह हो, एक हो, 10 हो, 50 हो, सारी माजी की हुकूमतें हों, ये जब पैसे का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ ने ये यूएन में खड़े होकर कहा था कि तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि वो गरीब मुल्कों के लूटे हुए पैसे उनको वापस करें। ये बात आज की नहीं है, ये मुद्दतों से चल रही है। इसका रोकने का रास्ता अगर वाकई कोई तरतीब पा जाए और इस पर कंसेंसस हो जाए कि हम इसको नहीं करने देंगे, और ठीक। पाकिस्तान के बैंकार जो हैं वो और पाकिस्तान में हुंडी का कारोबार करने वाले अगर वाकई पाकिस्तानी बन जाएं, तो फिर तो कोई सूरत हाल निकलेगी। बसूरत दीगर मौजूदा हुकूमत के लिए पाकिस्तान के इन मुआशी हालात में पब्लिक को सपोर्ट करना और पब्लिक की सिंपति को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका तकरीबन होगा। जी, नामुमकिन हो जाएगा। हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और इमरान खान साहब ने आज कहा है कि पैसे का गलत इस्तेमाल रोक कर तालीम पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। वो किस पैसे को रेफ़र कर रहे थे, कौन सा गलत इस्तेमाल रोकना चाहते हैं, काजी अमीन अकबर साहब से जानेंगे। काजी साहब, किस पैसे की एग्जैक्टली बात हो रही है, उसका गलत इस्तेमाल रोक के तालीम पे जो सरमायाकारी की जाएगी? देखिए, इसमें वो तमाम जो जिस तरह गवर्नमेंट में आने के बाद हम लोगों ने एक कफायत जारी की कैंपेन चलाई, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो थे बजट उसको नीचे लेकर आए, एक्सपेंसेस को प्रेसिडेंट हाउस के लेकर आए, गवर्नर हाउसेस के लेकर आए। जो हमारा सीएम पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट था उसके खर्चे हमने 42% से रिड्यूस किए। फिर इसके अलावा जो ऐसा पैसा था जो कि जनरली पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होना होता था, लेकिन हमारे लीडरान की अयाशियों पे लगा दिया जाता था, उनके फॉरेन विजिट्स पे लगा दिया जाता था, उसकी सेविंग की गई। इसके अलावा जो आपके ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर बेदरेक तरीके से, मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल देता चलूं कि इन्होंने जो मेट्रिक बस का पर किलोमीटर के हिसाब से किया लाहौर में, वो मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में
355 या 57 रुपीस था, जिसको अगर आज के डॉलर के रेट और उसके हिसाब से देखें तो अभी जो हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहिए था वो 550 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको 315 रुपए पे किया, यानी कि ओरिजिनल से भी नीचे लेकर आए। तो इससे भी आप देखें कि अरबों रुपए की सेविंग होगी। ये पर किलोमीटर की कॉस्ट है जो मेट्रो बस रोज चलती है। इस हवाले से और कई ऐसे मामलात थे जिसमें हमने हुकूमत की खर्चों को गिराया, मिनिस्ट्रीज के लेवल पे हमने कफायत शारी की मुहिम को लेकर गए ताकि ये पैसा बच सके और ये जो इजाफी पैसा हमारे पास आएगा इसको हम लोगों को भला के लिए लगाएंगे, चाहे वो एजुकेशन पे लगाएं, चाहे वो हम मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर लगाएं। इस पैसे को ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाएगा ताकि आम जो पाकिस्तानी है उसके लाइफस्टाइल को, उसकी जिंदगी को उठाया जा सके। तो ये बेसिकली हमारा मौक़िफ़ था जो हुकूमत का। जो पहले पैसा बचाया गया वो एग्जैक्टली कहाँ पे लगाया गया, इसकी कोई तफसीलात हैं आपके पास? नहीं देखें कमर साहब, बात ये होती है कि जो पैसा हमने पहले बचाया वो भी यकीनन पीएसडीपी में और एडीपीज में अपने मुतलका सेक्टर्स में उसने मूव इन किया है, उसने अपना असर दिखाया है। आप ये देखें कि कोरोना कोविड की वजह से पूरे दुनिया की मईशत जो है वो ठप होने की तरफ गई। हमारी भी प्रोजेक्शंस थी कि ये मनफी में चले जाएंगे। आज आपका ब्लूमबर्ग भी कह रहा है, आज आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान की प्रोजेक्शन जो है वो 3.25 और 3.5% की है, और इन्फ्लेशन जो कि 13.5% से नीचे नहीं आ पा रही थी उसको हम 9.5 पे लेके गए। आज एडीपी की रिपोर्ट कह रही है कि वो 6.5 और 7 पर आ जाएगी अगले कुछ माह में। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा मिल रहा था उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया गया है और जो फजूल खर्चियां थी उनको कम किया गया है। और कोविड में जिस तरीके से हमने मेडिकल सेक्टर में अपने पैसे को ड्राइव इन किया है, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जो जो कमिटमेंट्स एनडीएमए ने या एनसीओसी के तहत दी गई थी वो तमाम कमिटमेंट मरकज ने पूरी की हैं, चाहे वो सिंध के हवाले से थी, चाहे वो किसी भी सूबे के हवाले से थी। तो आफ्टर ऑल ये पैसा भी तो कहीं ना कहीं से हमारे पास आया और हमने लगाया। इसलिए मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं, बल्कि पूरी गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जो पैसा बचेगा उसको ह्यूमन डेवलपमेंट पे ही लगाया जाएगा और ये लोगों का हक है, एक आम पाकिस्तानी का हक है, और इस पैसे को पूरी सेक्टर्स की तरफ मूव इन किया जाएगा। चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमने जो कफ़ायत शारी की है, इमरान खान साहब ने जो कहा था कि हम कफ़ायत शारी करके इसको ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाएंगे, आवाम पे खर्च करेंगे, जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई थी उस तरह से वाकई हुआ भी है या नहीं? पाकिस्तान का बजट 5,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अगर उसमें 1 अरब डॉलर कफ़ायतशारी हो गई है और वो कहीं लग गया है तो पता नहीं आटे में नमक के बराबर भी था कि नहीं था। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती जी। हुकूमतें चलती हैं कि उनके पास वसाइल की कमी ना हो, और यहाँ वसाइल की सूरत हाल ये है कि हमें अभी से नवीद सुना दी गई है कि सर्दियों में लोड शेडिंग गैस की होगी, बावजूद इसके कि हम कतर से गैस ले रहे हैं। अगर लोड शेडिंग गैस की होगी और उसके नतीजे में इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी और लोग भी सफ़र करेंगे, तो फिर बता दिया जाए कि वो पैसे जो अब ये बचाना चाहते हैं या बचा लिए हैं उसके नतीजे में क्या होगा। वैसे जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मेरा ख्याल है काजी साहब शायद उनकी तकरीर नहीं सुन सके। उन्होंने उस पैसे का जिक्र किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गया हुआ है और मुकदमात के नतीजे में उनका ये ख्याल है कि वो पैसा वापस आएगा और फिर उस पैसे को वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लगाना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं। हज़ारा की एक यूनिवर्सिटी के एक्सटेंड करने के नतीजे में जो वो तकरीर कर रहे थे, ये वहाँ उन्होंने ये कहा जो मैं आज दिन में देख सका हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। चौधरी साहब, इसमें ज़िमनी सवाल है, वो ले लीजिए काइंडली कि पैसा रिकवर करने के हवाले से हमने, आपको पता है शहजाद अकबर साहब भी हैं, एसेट रिकवरी यूनिट भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई थी तो पूछा था ये किस लिए बनाया गया है, इसका क्या काम है, किस तरह से अपॉइंट किया गया है, अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसका मामला तो फिर इसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उस पर परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी सवालात उठाए गए। तो अभी तक हम अगर पैसा रिकवर करने की बात है तो तहरीक इंसाफ के जो दावे थे उनमें पूरी उतरती तो नहीं नज़र आ रही तहरीक इंसाफ। आप मुझे कैद करवाना चाहते हैं, मेरा ख्याल आपका इरादा है कि मैं जल्दी कैद हो जाऊं। ठीक है, मैं बात इस पे कर लेता हूँ। तो पहले
स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे और वो काम नहीं कर सकते थे। अब उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा दे दिया गया हुआ है, वो एडवाइजर हैं। और एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसके बारे में तो अभी कोर्ट ने फैसला करना है, इसलिए कोर्ट के हाथों कैद नहीं होना चाहता। गवर्नमेंट कर ले तो और बात है, उसमें मुझे डर नहीं है, कोर्ट के हाथों नहीं होना। मैं ये हमारा रईस मुल्क है और काजी साहब बराह रास्त सुन रहे हैं और हुकूमत के तर्जुमान है, इन्होंने बताना होता है कि आज हमने क्या जो गुफ्तगू चौधरी की साहब ने आज उसमें क्या गुफ्तगू की आज हमने बना दिए। चौधरी साहब से ही पूछ लेते हैं सर ये सवाल। फिर चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आप फेटफ के हवाले से, फेटफ के मैंडेट जो है उसके हवाले से बिल पास कराएं, बड़ी अच्छी बात है, उस मैंडेट को फॉलो करें। अपोजिशन एहतजाज करती रही, लेकिन 8 बिल जो हैं वो आप लोगों ने अप्रूव्ड हो गए। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने जो दावे किए हैं, अगर स्पेसिफिकली बात करें एसेट रिकवरी यूनिट की, बाहर से जो पैसा लाने की, आज प्राइम मिनिस्टर जिस कॉन्टेक्स्ट में तकरीर कर रहे थे उसमें किस हद तक कामयाबी नसीब हुआ? हम चौधरी साहब तो इस पे कमेंट नहीं कर रहे, कुछ हमारे साथ तफसीलात शेयर कर दें, हम नाजरीन को बताएं कि इतना पैसा अभी तक बाहर से आ चुका है, मज़ीद आना है बाहर से, जो आप लोगों का टेन्योर है उस टेन्योर में इतना आ जाएगा। तो ये बड़ा एक आप मैंडेट लेके आए हैं और ये मंशूर भी था आपका कि पैसे रिकवर करेंगे, तो वो किस हद तक कामयाबी हुई है इसमें? देखें जैदी साहब, चौधरी साहब इस मुल्क का इंटेलेक्ट हैं और ये हमारे लिए एक कीमती असासा है। इसलिए कोई भी हुकूमत जो है वो इन जैसे लोगों को, और जिन हुकूमतों ने इस तरह की गलतियां की उन्होंने उसके नतायज भी भुगते। मैं देखें यहाँ पे ये अर्ज करता चलूं कि हम लोग क्यों बार बार इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि नैब के कानून को चेंज किया जाए, उसमें उसके ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट लेकर आई जाए। हम लोग बार बार प्रोसिक्यूशन के हवाले से और इन्वेस्टिगेशन की जो कमजोरियां उनके हवाले से क्यों बात करते हैं? हम लोग बार बार ये अर्ज क्यों करते हैं कि जी हमारे यहाँ पे लीगल कवर मौजूद नहीं है? कितनी कन्विक्शन हुई है? पहले तो सवाल ये है कि अगर हम नवाज शरीफ साहब का केस उठाएं तो उस कन्विक्शन के अलावा अभी तक कोई कन्विक्शन हमारी अदालतें कर ही नहीं पाई, और जो कन्विक्शन एकद हुई है उसमें आप देख लें कि रेट की रिकवरी क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी एक कमजोरियां हैं जिनको सबको मुंह बैठना पड़ेगा, इसमें सियासत को मद्देनजर रखना पड़ेगा बालाताक रख के, और हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी पड़ेगी। इस तरीके से तो हम अंधेरे कमरे में मेरी सोच के मुताबिक हम हाथ मारते रहेंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मैं चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूं कि उनको SAPM से एडवाइजर जरूर लगाया गया, लेकिन एंड ऑफ द डे एक आम पाकिस्तानी जो है वो ये देख रहा है कि जो कमिटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी कि हम इतने पैसा जो हमारा मुल्क से बाहर पड़ा है हम वापस लेकर आएंगे, मैं समझता हूँ कि उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे। आप हमारे लीगल सिस्टम की कमजोरी इस बात से अंदाजा लगा लें कि जैदी साहब कि एक शख्स जो कि चले बीमारी की वजह से ही गया, अब वो लंदन की गलियों में हमें फिरता हुआ नजर आता है। इस पे बहुत सवाल किए हैं, इस पे आप लोगों से भी बहुत सवालात बनते हैं। रिपोर्ट्स तो मेडिकल रिपोर्ट्स यास्मीन राशिद साहिबा ने दी थी, बहरहाल ये मैं काफ़ी दफ़ा सवाल कर भी चुका हूँ और इस पर राय भी ले चुके हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और डिस्कस करेंगे कि मुल्क में फ़िरका वारियत को हवा क्यों दी जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब फ़िरका वारियत के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में एक बयान दिया शेख रशीद साहब ने, वो मैं आपको सुनवाता हूँ और उसके बाद अपने पैनलिस्ट से इस पर उनकी राय जानूंगा। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। सिर्फ एक साजिश थी जो हमने नाकाम बनानी है और पिंडी वालों ने, हम सबसे हसास शहर हैं, एक तरफ हमारे GHQ है, दूसरी तरफ सारी एम्बेसीज हैं। इंटरनेशनल साजिश ये थी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कत्लो गारत की जाए, जो नाकाम बन गई है, मुलजम पकड़े गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद रावलपिंडी में कायम है, कायम रहेगा और कोई इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। काजी साहब आपकी जाने पाऊँगा,
गुज़िश्ता कई दिनों से ये फ़िरका वारियत की लहर उठती नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं कि इस पर बयानबाजी भी जारी है, रैलीज़ भी निकाली जा रही हैं, तकफ़ीर भी की जा रही है। इस मुल्क में हुकूमत की रेट हमें नहीं नज़र आ रही सर। बहुत डेंजरस, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत डेंजरस इशू है ये। जी कंवर साहब, इसकी सेंसिटिविटी से और इसके खतरनाक होने से तो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। मैं शेख रशीद साहब का बयान मैंने सुना भी नहीं और अभी भी गालिबन मैं और चौधरी साहब दोनों वो बयान सुन नहीं सके, इसलिए अब वो मजीद उस पर कमेंट करना तो मुझे नहीं समझ आ रहा। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, ये जो वेव आई है, शेख साहब कहते हैं कि ये से बैरूनी साजिश है, भारत की साजिश है जिसमें फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है और मुल्क में फ़िरका वाराना तसादम कराने की साजिश की जा रही है। जी देखिए, इस पे तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ भारत नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे ममालिक हैं जो अपना वो कहते हैं ना कि अपने अपने हिस्से की शमा हर किसी ने जलाई। पाकिस्तान में फिरका वारियत को बढ़ाने के लिए, उसको मजीद आगे ले जाने के लिए बहुत सारे ममालिक ने अपना किरदार मुख्तलिफ अदवार में जो है वो मुकम्मल तौर पे अदा किया। सिर्फ जरूरी बात यह है कि क्या हम लोग मिनहसनी कौम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त ट्वीट की और उस हवाले से गवर्नमेंट को भी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को भी बड़े क्लियर कट ऑर्डर्स दिए गए हैं कि, और इवन के FIA को भी, बिकॉज इसके हवाले से जो मीडियम यूज हो रहा है वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो मीडियम है उसको बड़े भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो मुहर्रम से पहले हो, चाहे वो पोस्ट मुहर्रम हो, चाहे वो तरीके से ताल्लुक रखता हो। तो लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क की सालमियत के लिए हमें सिर्फ एक अल्लाह और एक कुरान और एक नबी के ऊपर आना पड़ेगा। काजी साहब, when we talk about the other countries, we should look into ourselves as well। हमें खुद भी देखना चाहिए कि क्या हुकूमत जो है इस मामले में किस तरह से न्यूट्रल रहती है, और दूसरा इसके साथ साथ आप उन अनासिर को रोकें जो इस साजिश को हवा दे रहे हैं, चाहे आपके मुल्क में मौजूद हैं। लोग तो आप लोगों के अपने हैं ना, तो उन लोगों को संभालना, कंट्रोल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमें रेट ऑफ स्टेट नहीं नजर आ रही सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कमर साहब, ये स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नंबर 1, नंबर 2 ये है कि इस हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का भी एक अपना किरदार होता है और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो मैं समझता हूं कि अपनी अपनी जगह पे तमाम एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि देखे ना, एक कमेंट आ जाना या एक पर्टिकुलर ऐसी बात सामने आ जाना कि जो कि दूसरे के सेंटीमेंट को इन्फ्लेम करे, बिल्कुल ऐसा ये नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब से इस मामले पर राय लेते हैं, टाइम बड़ा कम रह गया, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। फिर चौधरी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस तमाम मामले पे सर? देखिए, इंडिया की जो स्ट्रेटजी, अनाउंस स्ट्रेटजी है, उसमें ये मौजूद है कि हम पाकिस्तान को किसी तरह शिकस्त नहीं दे सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता बाकी बच गया है और वो ये है कि हम फिरका वारियत को वहाँ हवा देने की कोशिश करें और उसके नतीजे में वहाँ पर फसादात हो और कत्ल गारत हो सके, अनरेस्ट हो, अनारकी। पहले अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, अब सोशल मीडिया के जरिए आप पाकिस्तान में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। कितना भी रोकने की कोशिश की जा सके, 100% उसको रोका नहीं जा सकता। एक अरसे के बाद मुहर्रम के इब्तिदाई जो थे वो रहे जी दुर्जना के मामले पे किसी का कोई बदनुमा दाग इस साल हमारे माथे पर नहीं लगा। आप हुकूमत की रेट की बात कर रहे थे, इस बारे में हुकूमत ने बहुत एहतियात की। सूबाई हुकूमतों का मामला था, उन्होंने बहुत एहतियात की और मामला पीसफुली आगे चले गए। अल्लाह खैर रखे। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, कुरान पर यकीन रखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी नबी मानते हैं। हमारा बिलीव, हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा दीन, यही कुछ है। और हम जानते हैं कि दुश्मन साजिश करेगा, दुश्मन हमेशा साजिश करने की कोशिश करता है और हम ही ने उसको नाकाम बनाना है। और इस बारे में मैं और आप सब जिम्मेदार हैं। मुझे अपने हमसाये का पूरा ख्याल करना चाहिए और मेरे हमसाये को मेरा ख्याल करना चाहिए। मुझे सड़क पे जाते हुए शख्स के एहसासात का एहतराम करना चाहिए और उसको चाहिए वो मेरी बात तहम्मुल से सुने। अगर हम में तहम्मुल आ जाए और हम एक दूसरे की बात बुर्दबारी के साथ सुने
तो फिरका वारियत का तो कोई मामला बाकी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें तहम्मुल के साथ रहना चाहिए और फिरका वाराना तसादुम से इस मुल्क को बचाना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव इशू है, हुकूमत को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।